हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखेंगे दिस कीवर्ड का क्या रोल होता है, स्टैटिक कीवर्ड का क्या रोल होता है और फाइनल कीवर्ड का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम दिस पढ़ेंगे, देन स्टैटिक पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे हम फाइनल कीवर्ड। तो सबसे पहले दिस को समझते हैं। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, दिस का मतलब ये, मतलब जब मैं कोड के अंदर हूं और मैं दिस कीवर्ड लिख रहा हूं, वहां पे दिस रिप्रेजेंट किसको करेगा, उस क्लास को, यानी कि प्रेजेंट क्लास को, यानी कि करंट क्लास को, उस क्लास को, दिस क्लास को, प्रेजेंट क्लास को या करंट क्लास को। तो आप इनमें से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए कि दिस रिप्रेजेंट किसको करता है, उस पर्टिकुलर क्लास को जिस क्लास के अंदर वो कॉल किया गया है। ठीक है। और ये यूज में किस लिए आता है कि जैसे मेरे को दो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मेथड बनाया, उस मेथड के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उस क्लास में भी मैंने एक ए नाम से वेरिएबल ले रखा है। ठीक है। अब उसका स्कोप अलग है और मेथड का स्कोप अलग है, तो दोनों पॉसिबल है। कहीं कंपाइल टाइम एरर आएगी नहीं, क्योंकि वो क्लास में डिफाइंड है और ये मेथड में डिफाइंड है और दोनों का नेम भी सेम है। अब जब मैं उस मेथड के अंदर एक के अंदर वैल्यू असाइन करूंगा a इक्वल्स टू 7, तो वो एक किस में चला जाएगा, तो उस पर्टिकुलर मेथड के वेरिएबल के अंदर, क्योंकि जिस नियर बाय जो वेरिएबल है वो वहीं पे डिफाइंड है, उस मेथड के अंदर मिल जाता है a नाम से वेरिएबल, तो उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। बट अगर मेरे को जो क्लास का वेरिएबल है जिसका नाम भी a है, अगर उसको वैल्यू असाइन करनी है उस पर्टिकुलर मेथड से, या उसको वेरिएबल को कॉल करना है मेरे को उस मेथड के अंदर, तो उसके लिए मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा कि ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है, तो उसके लिए मैं कीवर्ड यूज करूंगा दिस। तो दिस रिप्रेजेंट करेगा करंट क्लास को, करंट ऑब्जेक्ट को या करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास को, एंड दिस डॉट मतलब उसके अंदर, एंड देन उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको आप उस दिस कीवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस डॉट ए इक्वल्स टू 7 करूंगा, तो ये जो 7 वाली वैल्यू है किसको असाइन होगी, उस क्लास के वेरिएबल को। तो यहाँ आपका दिस कीवर्ड जो है वो काम में आता है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल से इसकी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट करी है, क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंट ए। ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है या कोई भी दूसरा मेथड यहाँ पे आप ले सकते हैं। कोई भी मेथड के अंदर आप फर्दर देख सकते हैं एक ए नाम से एक और वेरिएबल बना रखा है, यानी कि यहाँ पे भी एक वेरिएबल है सेम नेम से और इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर भी एक सेम नाम से वेरिएबल है, यानी कि इस पूरे क्लास में ए नाम के दो वेरिएबल्स हो गए, लेकिन इनका स्कोप अलग अलग है। इसका स्कोप इस पूरी क्लास के अंदर है, बट इसका केवल स्कोप किसके अंदर है, इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर तक है। तो अगर मैं a इक्वल्स टू 11 लिखूंगा, तो इसमें असाइन नहीं होगा, किसमें असाइन होगा, जो नियरेस्ट a वेरिएबल है इसमें असाइन हो जाएगा। अब मेरे को अगर इस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करना है, और प्रॉब्लम ये है कि मैं उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हूं जहां पे जो मेरा क्लास का वेरिएबल है और जो मेथड का वेरिएबल है, दोनों का नेम जो है वो सेम है, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करूं, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, दिस कीवर्ड को यूज करूंगा। और दिस डॉट, दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट क्लास को, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर हूं। डॉट का मतलब उसके अंदर जितनी भी पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, उनको मैं दिस कीवर्ड से एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसी क्लास के मेथड से उसको कॉल कर रहा हूँ। डॉट के बाद में जितनी भी वो फील्ड्स हैं उनको मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस डॉट ए। अब ये जो ए है, जो यहाँ पे वैल्यू असाइन और दिस डॉट ए, ये दोनों अलग है। एक ए कौन सा है, इस मेथड वाला, और एक ए कौन सा है, इस पर्टिकुलर क्लास में जो डिक्लेयर्ड ए है वो। ठीक है। तो ये जो ए है इसमें 7 असाइन हो जाएगा और ये जो मेथड का वेरिएबल है इसमें 11 असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिस कीवर्ड यूज आता है। और कहाँ-कहाँ यूज आ सकता है वो मैं आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड, दिस कैन बी यूज्ड टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस। तो करंट क्लास का जो इंस्टेंस, उसको रेफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस, जो आपने अभी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर देख ही लिया था। देन दिस कैन बी यूज्ड टू इन्वोक करंट क्लास मेथड इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली यानी कि आपको एक्सटर्नली देने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनली उस क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं बिना दिस को यूज किए, इम्प्लिसिटली। ये कहता है इम्प्लिसिट कॉल। ठीक है। देन दिस मेथड, यानी कि दिस के बाद में ये आपको मेथड इन्वोकेशन दिख रहा है, दैट कैन बी यूज्ड टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो जो क्लास का नेम होता है उसी के नाम से एक मेथड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और अगर मैं उस पर्टिकुलर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूं, तो मैं उस कंस्ट्रक्टर को कॉल ना करके दिस मेथड को भी अगर कॉल करूंगा, तो वो किसको इन्वोक करेगा, उस करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। देन आता है दिस कैन बी पास्ड एज द आर्ग्यूमेंट इन अ मेथड। मतलब मेथड के अंदर जो पैरामीटर्स बने होते हैं उसमें हम वैल्यूज असाइन करते हैं, तो वैल्यूज जब असाइन करते हैं तो उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो एज अ आर्ग्यूमेंट भी दिस पास किया जा सकता है, जो आगे आने वाले क्लास में जब हम एंड्रॉइड करेंगे तब आपको बहुत यूज में आने वाला है, क्योंकि वहां एक क्लास से दूसरी क्लास में जब हम जाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी क्लास का रेफरेंस चाहिए होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस क्लास का रेफरेंस अगर हमको दूसरी क्लास में भेजना है तो हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं और दिस एज अ पैरामीटर उस मेथड में या उस कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट करते हैं। वैसे ही जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास का रेफरेंस भेज रहे हैं दूसरी क्लास के अंदर, तो वो कैसे भेज रहे हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, दैट मीन उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। दैट मीन्स आप दिस कीवर्ड जो है वो मेथड के अंदर तो पास कर ही सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट, एज अ आर्ग्यूमेंट आप कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर भी पास कर सकते हैं। ठीक है। एंड दिस कैन बी यूज्ड टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम अ मेथड। तो मेथड से अगर आपको
करंट क्लास का इंस्टेंस रिटर्न करवाना है तो वो भी आप रिटर्न करवा सकते हो, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट भी दिस पास कर सकते हो। तो इतनी सारी जगह पे आपका दिस कीवर्ड जो है वो यूज में आता है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसको प्रैक्टिकली एंड्रॉइड के अंदर एग्जीक्यूट करोगे, तब आपको इसके हर एक यूज का मोटिव समझ में आएगा कि क्यों हम इन पर्टिकुलर जगह पे इस दिस को यूज करते हैं। देन आपका आता है स्टैटिक कीवर्ड, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है। देखो एक चीज बहुत अच्छी है जावा के अंदर, जो आपको कीवर्ड्स लिए गए हैं जावा के अंदर उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए, वो उससे रिलेटेड ही है, यानी कि ये पर्टिकुलर अगर ये चीज एग्जीक्यूट करती है तो उससे रिलेटेड उसका नाम दिया गया है, उसका कीवर्ड डिफाइन किया गया है। तो इससे आपको नेम से पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर चीज का फंक्शन क्या है। तो स्टैटिक नेम से आपको क्या समझ में आता है, स्टैटिक जब भी दिमाग में आता है उसका ऑपोजिट दिमाग में आता है डायनामिक। तो दो तरह की चीजें होती है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब जो चीज कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो चीज चेंज नहीं होती है, और डायनामिक का मतलब होता है जो रन टाइम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज की जा सकती या चेंज हो जाती है, वो कहलाती है आपका डायनामिक। इसी चीज से आपको स्टैटिक कीवर्ड समझ में आएगा। अब इसको ऐसे समझना कि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप क्या करते हो, न्यू कीवर्ड यूज करते हो। दैट मीन्स जब जब हमको उस पर्टिकुलर क्लास की रिक्वायरमेंट होगी तब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो उसको रन टाइम मेमोरी एलोकेशन मिलती है, ठीक है। तो उसके जितने भी वेरिएबल्स मेथड, उनको जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो जब इनिशियलाइज होता है, जब उसका इंस्टेंस कॉल होता है और उसमें भी जब उस पर्टिकुलर चीज को हम यूज में लेते हैं, तब वो उनकी मेमोरी एलोकेशन की जाती है, यानी कि रन टाइम एलोकेशन हो रहा है। हम सिर्फ कोड लिख रहे हैं, एलोकेशन तो रन टाइम में हो रहा है जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा रहा है यूजर के द्वारा, ठीक है। अब अगर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल्स को या पर्टिकुलर क्लासेस को, मेथड्स को मैं पहले ही मेमोरी एलोकेट कर दूं, तो उसके लिए मेरे को स्टैटिक कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। यानी कि मैं स्टैटिक क्लास बना सकता हूं, ब्लॉक बना सकता हूं, वेरिएबल बना सकता हूं, मेथड बना सकता हूं, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, जो भी स्टैटिक फील्ड्स हैं, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड्स, क्लास, ब्लॉक, तो ये सारी चीजें क्या है, जैसे उस पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस कॉल होगा या इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा, तभी इन सबको मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। यानी कि मेमोरी रन टाइम में नहीं, पहले ही एलोकेट कर दी गई। जब जरूरत पड़ रही है तब नहीं, पहले ही उसको एलोकेट कर दी गई। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि जब आप कोई क्लास को मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हो, यानी कि उसका रन टाइम आप ऑब्जेक्ट कई बार बना रहे हो, तो उसके लिए आप उस पर्टिकुलर मेथड को या वेरिएबल को या उस पर्टिकुलर क्लास को आप स्टैटिक डिक्लेयर कर दे, ताकि आपको उसके ऑब्जेक्ट्स रन टाइम में क्रिएट ना करने पड़े। हाँ, उसको स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। देन आप उसको इंडिपेंडेंटली कॉल कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो वही चीज समझते हैं, द कीवर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द पर्टिकुलर मेमोरी बिलोंग्स टू अ टाइप इटसेल्फ rather than to the instance of that type। मतलब कि हम जब भी नॉर्मल वेरिएबल्स या मेथड कॉल करते हैं तो हमको उसका इंस्टेंस कॉल करना पड़ता है या क्रिएट करना पड़ता है, देन उससे हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके केस में अगर कोई स्टैटिक चीज है तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। आप उसको डायरेक्टली ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसको रन टाइम मेमोरी एलोकेशन नहीं होती, उसको स्टैटिकली मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। This means that only one instance of that static member is created which is shared across all the instances in the class। मतलब जहां पे भी आप उसको एक्सेस कर रहे हो, तो वहां पे अगर आपने एक बार उसको कॉल कर दिया, एक बार उसको यूज कर लिया, एक बार उस क्लास का इंस्टेंस कॉल हो गया है, तो उसके बाद में कितनी बार भी अगर आप इंस्टेंस कॉल करोगे, तो वो जो वैल्यू है वो हर बार नई क्रिएट नहीं होगी, हर बार नया रन टाइम एलोकेशन नहीं होगा, उसको स्टैटिक एलोकेशन मिल जाएगा, जो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हुआ था या फर्स्ट टाइम इंस्टेंस क्रिएट हुआ था तब मिल गया था, तो उसी का रेफरेंस मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने क्लास काउंटर बनाया है काउंटर2 नाम से, जिसका मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल लिया है काउंट नाम से, स्टैटिक इंट काउंट, उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रख दी है, 0। इसका मतलब ब्रैकेट में आप इसका कमेंट देख सकते हो, विल गेट मेमोरी ओनली वन एंड रिटेन इट्स वैल्यू। मतलब मेमोरी एक बार ही मिलेगी, मतलब कि अगर मैं इसके 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ तो 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर भी इसकी जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, यानी कि इसके मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट नहीं होंगे, इसका एक ही इंस्टेंस रहेगा, वो जो ये एक बार क्रिएट हो चुका है, यानी कि इसको एक बार मेमोरी एलोकेट कर दी गई है, वो इंस्टेंस रहेगा, और इसका जो डेटा भी है वो भी रिटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि आप इसका डेटा चेंज कर पाओगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप कोई क्लास बनाते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास क्यों बनाता है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चीज को डिफाइन कर रहे हैं, एक एंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। अब उस एंटिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं अपने डिफरेंट यूजर्स के लिए, एंड उसको हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो 10 के अलग अलग रेफरेंसेस क्रिएट होंगे, और उन रेफरेंसेस के अंदर आप अलग अलग वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी क्लास के अंदर स्टैटिक वैल्यू बना दी है, स्टैटिक वेरिएबल ले रखा है, तो उसकी वैल्यू जितनी बार भी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो नई क्रिएट नहीं होगी, यानी कि वो एक बार ही उसको मेमोरी एलोकेट होगी, उसको बार बार मेमोरी एलोकेशन नहीं मिलेगी, और इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो रिटेन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये काउंटर2 नाम से मैंने क्या कर रखा है, कंस्ट्रक्टर बना रखा है, मेथड विद द सेम नेम एज द क्लास नेम बट नो रिटर्न टाइप इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया जा रहा है, काउंट प्लस प्लस किया जा रहा है, यानी कि जब भी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा
तो काउंट ऑटोमेटिकली प्लस प्लस कर दिया जाएगा, यानी काउंट की वैल्यू 0 की जगह क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसका एक और यूज है, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जो सबसे पहले इनिशियलाइज होता है किसी क्लास के अंदर। अब अगर आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है अपने कंस्ट्रक्टर से, तो उसके लिए भी उस वेरिएबल को स्टैटिक होना जरूरी है। यानी कि अगर मैं काउंट प्लस प्लस कर रहा हूँ तो मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जो काउंट वेरिएबल है ये स्टैटिक है। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर ही नहीं पाता, क्योंकि सबसे पहले तो ये इनिशियलाइज होता, फिर इस क्लास के जो वेरिएबल्स है, मेथड्स है, उनका इंस्टेंस क्रिएट होता। तो इसीलिए जब भी आप कंस्ट्रक्टर में कोई भी वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको स्टैटिक कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस पे क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को जो है वो इंक्रीमेंट कर देगा एंड उसी के साथ काउंट की वैल्यू को प्रिंट भी करा दिया। अब मैं आ जाता हूँ मेन मेथड के अंदर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू काउंटर 2। क्योंकि जैसे ही काउंटर 2 का इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, काउंट प्लस प्लस हुआ, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, और उसके जितने भी स्टैटिक फील्ड्स हैं उनको उसी समय मेमोरी एलोकेट कर दी गई। अब कितनी बार मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसको बार बार नई मेमोरी एलोकेशन नहीं मिलेगी जो स्टैटिक कीवर्ड्स के साथ बनाए गए हैं। ठीक है, और इसी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो भी रिटेन रहती है क्योंकि नया कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पे काउंटर 2, तो जैसे ही यहाँ पे मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो काउंट की वैल्यू प्लस हो गई एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी। देन इस लाइन पे आता है सेकंड लाइन के ऊपर। अब कंपाइलर इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर से उसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, तो फिर से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर से काउंट प्लस प्लस होगा। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो हर बार काउंट की वैल्यू क्या होती, 0 से 1 होती, दूसरी बार ऑब्जेक्ट बनाए तो फिर 0 से 1 होती। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि वो स्टैटिक कीवर्ड है तो उसको फर्स्ट टाइम इंस्टेंस क्रिएट होते ही मेमोरी एलोकेट हो गई थी और उसकी जो वैल्यू है वो रिटेन हो गई। तो अब क्या होगा, जैसे मैं काउंट प्लस प्लस करूंगा तो अब जो काउंट की वैल्यू है वो 1 है और वो क्या हो जाएगी, 1 की जगह अब 2 हो जाएगी। प्लस प्लस करते क्या होगा, काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो काउंट की वैल्यू में एक बढ़ा के काउंट में स्टोर कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जैसे ही काउंट प्लस प्लस होगा उसके बाद कंसोल में प्रिंट क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू जो कि आएगी 2। एंड देन जब ये तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी कि जब ये तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो फिर से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और अब क्या होगा, फिर से काउंटर प्लस प्लस होगा, यानी कि काउंट प्लस प्लस किया जाएगा। क्योंकि वो स्टैटिक एलोकेशन है तो मेमोरी रिटेन्ड है, तो जो वैल्यू है वो रिटेन है। तो अब क्या होगा, काउंट की वैल्यू पिछली बार क्या थी 2, अब क्या हो जाएगी 2 + 1 दैट मींस 3। तो अब तीसरी बार क्या होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिया होता और यही सेम कोड लिखा होता तो आपको जो कंसोल में वैल्यूज प्रिंट होती है वो होती 1 1 1, और मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिया है तो वैल्यूज क्या प्रिंट हो रही 1 2 3। तो ये रोल होता है आपके स्टैटिक कीवर्ड का। अब समझते हैं फाइनल कीवर्ड को। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फाइनल का मतलब लास्ट। तो फाइनल कीवर्ड हम तब यूज करेंगे जब हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल को और कोई वैल्यू असाइन ना हो। दैट मीन्स मैं उस वेरिएबल के आगे या उस मेथड के आगे या उस क्लास के आगे अगर मैं फाइनल लगा देता हूँ, दैट मीन्स मैं ये चाहता हूँ कि इनकी वैल्यूज जो है, इनकी जो डेफिनेशन है वो अब चेंज ना हो। जैसे वेरिएबल के आगे अगर मैंने फाइनल कीवर्ड लगा दिया तो क्या होगा, एक बार मैंने उसको वैल्यू दे दी, अब मैं दूसरी बार अगर उसको रीअसाइन करने की कोशिश करूंगा उस वेरिएबल को तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बट अगर हम बात करें वेरिएबल की तो उसमें वेरिएबल का मतलब ही ये है ना कि वैल्यू स्टोर करता है और वेरी करता है। बट अगर आप उस वेरिएबल के आगे अगर फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो अब जो वेरी वाला जो फीचर है वो अब यूज नहीं होगा, यानी कि वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग, वैल्यू आपने डाल दी और आगे फाइनल कीवर्ड यूज किया है तो अब नेक्स्ट टाइम में वही वेरिएबल इक्वल टू कुछ और वैल्यू असाइन नहीं कर पाऊंगा, वहां पे एक एरर आ जाएगी, यू कांट रीअसाइन दिस वेरिएबल। ठीक है, तो ये फाइनल कीवर्ड का यूज होता है जब मैं चाहता हूं कि उस पर्टिकुलर चीज की डेफिनेशन चेंज ना हो। एक बार जो मैंने डेफिनेशन सेट कर दी वही डेफिनेशन थ्रू आउट रहे उस प्रोग्राम में, तो हम फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल से एक और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, जैसे कि ये एग्जांपल है फाइनल वेरिएबल का। तो मैंने क्लास के अंदर एक वेरिएबल लिया जिसको फाइनल कीवर्ड से मेंशन कर रखा है, फाइनल आगे लगा रखा है, फाइनल इंट var इज इक्वल्स टू 50। अब जब मैं इस var नाम के वेरिएबल के अंदर 60 प्लेस कर रहा हूँ या कोई भी वैल्यू असाइन करने की कोशिश करूंगा, इसको कहते हैं रीअसाइन करना। तो अगर फाइनल कीवर्ड नहीं होता तो ये इजीली रीअसाइन हो जाता। दैट मींस अगर फाइनल कीवर्ड नहीं होता तो आप अगर var इक्वल टू 60 रखते तो कोई एरर नहीं आती। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे एक एरर क्रिएट हो जाएगी और रन टाइम एरर आएगी। लेकिन अगर आप आईडी यूज कर रहे हो तो वो आपको कंपाइल टाइम में दिखा देगा कि आप इस पर्टिकुलर वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनल कीवर्ड को यूज करते हुए बनाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनल मेथड की कि अगर आपने कोई मेथड को फाइनल बना रखा है तो यहाँ मैंने क्लास बनाई फाइनल मेथड नाम से, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने एक मेथड बनाया है फाइनल कीवर्ड के साथ में फाइनल वॉइड रन, और रन के अंदर मैंने एक डेफिनेशन दे रखी है कि ये जब भी मेथड कॉल होगा तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, रनिंग प्रिंट करवाएगा। ठीक है, फिर मैंने एक और क्लास बनाई होंडा नाम से, उसको एक्सटेंड कर दिया। दैट मींस मैं उसके प्रॉपर्टीज, उसके फीचर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, प्लस मैं और चीजें क्या कर सकता हूँ, उन चीजों को एक्सेस तो कर ही सकता हूँ, साथ में उनके मेथड्स को ओवरराइड भी कर सकता हूँ, जो हमने सीखा मेथड ओवरराइडिंग के अंदर। अब ओवरराइडिंग में यहाँ कर रहा हूँ रन मेथड की, मतलब ये जो रन मेथड है वो आपको कहाँ मिल रहा है, इस फाइनल क्लास के अंदर। तो इस मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ओवरराइड कर रहा हूँ। बट क्योंकि ये फाइनल मेथड है
तो आप इसको सब क्लास के अंदर रीडिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब इसको आप ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स फाइनल मेथड जो है वो इनहेरिट तो किया जा सकता है, लेकिन वो ओवरराइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहाँ टर्म कह रहा है फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिटेड बट कांट बी ओवररिडन। तो आप ओवरराइड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ओवरराइड करने की कोशिश करी, इस सिस्टम डॉट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या था, रनिंग था, मैं उसकी जगह अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये मेथड की जो डेफिनेशन है वो ओवरराइड होके ये डेफिनेशन हो जाए, जो नॉर्मली पॉसिबल है। जब आप कोई भी इनहेरिटेंस करते हो, यानी कि कोई भी क्लास को आप एक्सटेंड करते हो, तो उसके जितने भी मेथड्स हैं प्राइवेट के अलावा, उनको आप क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। लेकिन अगर वो मेथड फाइनल है तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। हाँ, उसको सुपर डॉट करके मेथड को एग्जीक्यूट जरूर करवा सकते हो, या फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, लेकिन उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं क्लास की। अगर क्लास के आगे मैंने फाइनल कीवर्ड यूज कर दिया, यानी कि मैंने क्लास को ही फाइनल कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आप इस क्लास को कभी भी सब क्लास नहीं करवा पाएंगे, यानी कि आप इसको कभी भी एक्सटेंड नहीं करवा पाएंगे, यानी कि ये क्लास कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकती। जैसे कि वर्ड कह रहा है फाइनल क्लास कांट बी इनहेरिटेड। तो अगर आपने कोई क्लास को फाइनल बनाया तो उसको कोई दूसरी क्लास इनहेरिट नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैं आईडी में काम कर रहा हूँ तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, और अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहा हूँ तो रन टाइम एरर शो हो जाएगा यहाँ पे। तो इस क्लास में हमने समझा दिस कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है और फाइनल कीवर्ड क्या होता है, और ये कीवर्ड्स कहाँ-कहाँ आपको अपने प्रोग्राम में यूज करने चाहिए, और इसकी जो बेटर एप्लीकेशन है या बेटर वर्क ऑफ फ्लो है वो आपको तब समझ में आएगा जब इसको प्रैक्टिकली यूज में लेंगे। तो आप कोई भी जावा का प्रोग्राम बना उसके अंदर आप इनको यूज में लें, इनके फीचर को एक्सेस करें, इनके कीवर्ड को यूज करते हुए, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। इसके अलावा जब हम एंड्रॉइड में प्रोग्रामिंग करेंगे तब भी हम इन सारे कीवर्ड्स का यूज करने वाले हैं। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।